अद्य मंगलवासरः अर्थः भौमवासरः ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी दिनांक 23 मई 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौकान्ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां सुखपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. दो बार डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट हो गया। मालूम नहीं। अथा तो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यमः इतिहास महाभगवान् आत्रेयः विज्वरं जरसन्देहं पर्यपृच्छत् पुनर्वसुं विविक्ते क्षान्तमासीनम् अग्निवेशः कृपाञ्जलिः। तो यहाँ आत्रेय को जो विशेषण दिए गए, संबोधन जो किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। सभी रोगों में इसी प्रकार का सिलसिला है। जो विज्वर है खुद आत्रेय, उनको पुनर्वसु को ज्वर संदेह पर्यपृच्छत अग्निवेश, तो अग्निवेश ने जिनका ज्वर नष्ट हो गया है जो विज्वर हो गए हैं उस पुनर्वसु को, और वो कैसे विविक्त शांतम आसीनम, निर्जन इस प्रकार के स्थान में शांत बैठे हुए इस प्रकार से कृतांजलि अग्निवेश, तो हाथ जोड़ के अग्निवेश ने ज्वर संदेह परिपूछ, ज्वर के बारे में संदेह उसके जो है वो पूछा। तो एक विज्वर ही ज्वर के बारे में बता सकता है, अगर खुद ज्वरित है तो ज्वर के बारे में नहीं बता सकेंगे। तो इसी प्रकार से जब भी संबोधन आया है
अगले अगले अध्यायों में वो इसी प्रकार से संबोधन यहाँ पे आए हुए हैं। देहेन्द्रिय मनस्तापे सर्व रोगाग्रजो बलि ज्वर प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता। तो देह इंद्रिय मन इन सभी का ताप निर्माण करने वाला और सभी रोगों में अग्रणी इस प्रकार का और बलवान, ये ज्वर रोगों में प्रधान इस प्रकार का पहले बताया था। तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये प्रवृत्तिंच प्रभावंच कारणानि च। अगला शब्द क्या है? तो प्राणी सपत्न जो जन्म से लेकर ये ज्वर होता है, प्रलय उदय दोनों में ये ज्वर होता है। जन्म के समय भी होता है और मृत्यु के समय भी होता है, ध्रुव निश्चित रूप से होता है। तो उसके कारण प्रभाव वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो आप हमें बता दे। तो ये देह इंद्रिय मन इन तीनों का ताप करने वाला, इन तीनों को पीड़ा देने वाला और सभी रोगों में अग्रणी या प्रधान इस प्रकार का ज्वर है। और ये रोगों में, सभी रोगों में प्रधान इस प्रकार का बताया गया था। तो उसी को लेकर अग्निवेश ने शंका पूछी है। पूर्व रूपम अधिष्ठान बल कालात्म लक्षणम व्यासतो विधिभेदाच्च पृथक भिन्नस्य चाकृतिम लिंगमामस्य जीर्णस्य औषधं च क्रियाक्रमम् विमुञ्चता प्रशान्तस्य चिह्नं यच्च पृथक् पृथक् जरावसृष्टो रक्ष्यश्च यावत् कालं यतो यतः प्रशान्तः कारणैर्यश्च पुनरावर्तते ज्वरः याश्चापि पुनरावृत्तं क्रियाः प्रशमयन्ति तं जगद्हितार्थं तत्सर्वं भगवान् वक्तुमर्हति। अब अग्निवेश ने जिस प्रकार से आशंकाएं उपस्थित की है तो उसको तो मालूम है ये सब इस प्रकार का होता है। पूर्व रूप होता है, अधिष्ठान होता है, बल काल आत्म लक्षण होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो जिस तरीके से सवाल पूछा गया है तो उसको मालूम है केवल जगत हितार्थ एक बार सभी रिवीजन हो जाए और संक्षेप में सभी चीजें सामने आ जाए, कोई छूट न जाए, इस प्रकार से ये रहा है। और सभी जगह यही सिलसिला है, बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछते हैं और आत्रेय भी उन सभी सवालों का उसी क्रम से उत्तर देते रहते हैं। तो ये गुरु शिष्य प्रश्न उत्तर के स्वरूप में संहिता लिखी गई है। और एक अलग तरीका इस प्रकार का है जो चरक का खास है। वाग्भट में इतिहास में भगवान आत्रेय ऐसा करके डायरेक्टली शुरुआत कर देते हैं। यहाँ अग्निवेश ने आशंका पूछी है और फिर उसके आधार पर आत्रेय ने उसका जवाब दिया है, ये सब बताया गया है। तो पूर्व रूप अधिष्ठान बल काल आत्मलक्षण विस्तार था और विधि भेद से जो अलग अलग उसके प्रकार होते हैं, उसके लक्षण क्या है, आम ज्वर का लक्षण क्या है, जीर्ण का लक्षण क्या है, जीर्ण ज्वर का क्या है, उसमें औषध क्या है, क्रियाक्रम क्या है, और फिर जब ज्वर छोड़ता है या फिर अ, छोड़ते समय और मुक्त होने के बाद ज्वर से क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जरूरत से मुक्त होने से के बाद कथम उसकी रक्षा, कैसे उसकी रक्षा करनी है, कितने काल तक करनी है वगैरह। और प्रशांत होने पर भी ये किन कारणों से वापस आता है। उस वापस आने के बाद पुनरावृत्त ज्वर के लिए क्या क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया उसके शोधन करती है, ये सब जगत हितार्थ हे भगवान आपको बोलना इस प्रकार का चाहिए। तद अग्निवेश से वचो निशम्य गुरु ब्रवीत। तो ये अग्निवेश का भाषण सुन के गुरु ने बताया, जराधिकारी यद्वाचन तत्सौम्य लिखिलम विष्णु। जो जराधिकार के बारे में जो भी कहना है वो सब मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो गुरु भी ये सब बताने के लिए उत्सुक इस प्रकार का है और कुछ छोड़ना नहीं चाहते। जो भी कुछ कहना है वो सब मैं अभी इसी प्रकार से बता देता हूँ, ये उसकी उनकी प्रतिज्ञा ये है। आधुनिक वैद्य में और आयुर्वेद में जो अंतर शुरू हुआ
उसकी शुरुआत, इसकी नींव ज्वर से हुई है, रखी गई है। माइक्रोस्कोप का शोध एक अद्भुत शोध है, खोज है आधुनिक विज्ञान में। और उसके जरिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह इस प्रकार के बारे में। और फिर इसके जरिए रोग होते हैं ये पता चला। और बाद में पेनिसिलिन की जब खोज हुई तो एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हुआ, और खास करके दूसरे महायुद्ध में उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, पेनिसिलिन का। और फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस को देखने का तरीका ही पूरा बदल गया। और यही सिलसिला आज भी चल रहा है। हमारे शालाओं में इस नबी के बारे में जानकारी आ गई है, शालेय छात्रों के लिए। तो बचपन से लेकर हमारे दृष्टिकोण इसी प्रकार से बनते हैं कि ज्वर है तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको जीतने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये संस्कार इतने दृढ़ मूल इस प्रकार के हैं कि बीएमएस छात्र भी उससे छूटते नहीं है। हमारे तरीके से इसको देखने का एक उपाय हजारों बरस से चला आ रहा है। और उस तरीके को ही हम भूल गए। फिर बाद में ये अमुक इन्फेक्शन है, एंटीबैक्टीरियल क्या है, बैक्टीरियोसाइडल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, इस प्रकार की खोज आयुर्वेद में भी शुरू हो गई। तो ये सब नतीजा है, ये माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलने पर, और उससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं ये पता चलने पर, उसके बारे में सोच पूरी तरीके से बदल गई इस प्रकार। तो अभी की हालत में क्रोसिन लेते हैं, बुखार उतर जाता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, बुखार उतर जाता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। टाइफाइड के बारे में जब क्लोरामफेनिकॉल पहले बार मार्केट में आया, तो जो टाइफाइड 10, 11, 22 इस प्रकार के दिन लेता था, वो 2-3 दिन में खत्म होने लगा। और ज्वर मुक्ति होने लगी। तो सभी लोग इससे बह गए, अरे ये तो अद्भुत है इस प्रकार से। और इतने कम दिनों में इतने आसानी से बुखार उतर सकता है, ये मालूम ही नहीं था इस प्रकार। तो हमारे हिसाब में अगर दोषों का प्रमाण बहुत ही ज्यादा है, तो बुखार आसानी से उतरता नहीं है। तस्मात आदोष पचनात् त्वरितान उपवास है ये। दोष का पचन होने तक उनको उपवास करते रहना चाहिए, वगैरह हमारी पद्धति है। तो अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि क्रोसिन देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं तो तुरंत बुखार उतर जाता है, तो वैद्य भी अपने लड़कों को खुद के लिए क्रोसिन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो थोड़ा लंघन भी करेंगे, चाहे आयुर्वेद की दवाई भी उसके साथ में ले लेंगे, लेकिन मूल रूप से बुखार है तो पैरासिटामोल लेना ही है, इस प्रकार की मानसिकता वैद्यों की भी बन गई है। बाकी लोगों की बात ही छोड़ो, हम लोगों की बात ही छोड़ो इस प्रकार। और ये ठीक नहीं है। जब हमारे पास ज्वर के बारे में इतना सारा वांग्मय उपलब्ध है, इतना सारा अनुभव उपलब्ध है, तो हमें हमारी तरीके से इसको देखना है। अभी फिलहाल ऐसा होता है जब पीयूओ ये डायग्नोसिस होता है, पायरेनिया ऑफ अननोन ओरिजिन इस प्रकार से, और एलोपैथी में कुछ करने लायक नहीं होता, तो मरीज आयुर्वेद के पास चले आते हैं। तो फिर हमारे दृष्टि से क्या करना है वगैरह इसके बारे में विचार होता है। तो वैद्यों का ये पहला कर्तव्य है कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से सोचें। अगर बाद में जरूरत पड़े डायग्नोसिस एलोपैथी में करने की जरूरत पड़े, तो वो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी।
तो फिलहाल तो हमें ज्वर अच्छे तरीके से समझ लेना है। बहुत सारे वैद्यों का मानना है कि ज्वर चिकित्सा काफी विस्तार से बताई गई है और वो भी अगर हम भली भांति कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सभी रोगों के लिए हमें सूत्र मिल जाते हैं। केवल ज्वर चिकित्सा ये उद्देश्य यहाँ पे नहीं रहता। जितने भी रोग है उन सभी के बारे में सूत्र हमें ज्वर चिकित्सा में मिलते हैं, इसलिए ज्वर चिकित्सा एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातंक एव च एकोऽर्थो नाम पर्याये विविधैरभिधीयते। तो ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक ये सभी एक अर्थ नाम पर्याय विविध ही अभिधीयते, एक ही अर्थ को सूचित करने वाले इस प्रकार के हैं, सभी एक ही है। तो विविध नाम पर्यायों से उनको उसको कहा जाता है। तो ज्वर तो कॉमन है इस प्रकार, ज्वर इति ज्वर इस प्रकार से। विकार यानी कि मूल प्रकृति से अलग विकृत इस प्रकार का हो गया। रोग है ये तो रुजंती इति रोगाः इस प्रकार से। व्याधि है विविधम दुःखम आतनोति इति व्याधि इस प्रकार से उसकी संकट आतंक तकी कृच्छ्र जीवन है इस प्रकार से कहा जाता है। तो जीवन कष्टदायक बनाता है इसलिए ये आतंक भी कहलाया जाता है। तो ये सभी एक ही ज्वर के बारे में निर्देश करते हैं, केवल नाम भिन्न भिन्न इस प्रकार के हैं। तो विभिन्न शेड्स अर्थों के जो है ये इसमें से हमें पता लगते हैं, इसलिए ये पर्यायों का एक अलग महत्व इस प्रकार का है। तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषा शारीर मानसाः देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। तो उसका जो कारण है, प्रकृति है, उसकी योनि जो है वो शारीर मानस दोष है। और दोष अगर नहीं है यानी कि बढ़े हुए नहीं, दोष तो सभी में होने ही है, लेकिन बढ़े हुए दोष, अधिक मात्रा में दोष ये अगर नहीं है तो निर्दोष इस प्रकार के व्यक्ति को ज्वर कभी भी छूता नहीं है, तो उसको ज्वर नहीं होता। वैसे उसको कोई अन्य विकार भी नहीं होता इस प्रकार से। तो शारीर मानस दोष ये ज्वर की प्रकृति है या मूल कारण इस प्रकार के है। क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका पंचत्व प्रत्ययात् नृणाम क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता। तो क्षय तम ज्वर पापमा मृत्यु ये सब यमात्मक इस प्रकार से कहा जाते हैं। पंचत्व प्रत्यय नृणाम, इससे पंचत्व का प्रत्यय आ जाता है कि शरीर में गते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम पंचभूतावशेषत्व पंचत्वं गतमुच्यते। जिनके बारे में नृणाम क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, अपने कर्मों से जिनको क्लेश इस प्रकार के हो रहे हैं उनके लिए ये यमात्मक या मृत्यु देने वाला इस प्रकार का रोग बताया गया है। क्षय इत्यादि देह क्षय हेतुत्वात् क्षया मोहकर्तृत्वात् तमः पापनिर्वर्तत्वात् पाप्मा मृत्युकारणत्वात् मृत्युर्ज्वर एव उच्यते। अत्र च उक्तः इति यथा यमात्मकाः इति बहुवचनम् एकस्मिन् अर्थे ज्वरे क्षयकर्तृत्वात् धर्मभेदविवक्षयात् नियम। यमात्मका इति यमस्वरूपः यमो यथा मारकः तथा अग्निमारकः तत् इत्यतो तथा अमीमारकः इत्यतो यमात्मका इत्यर्थः। तो ये यम जैसा इस प्रकार का है, मृत्यु देने वाला इस प्रकार का है। और क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, अपने ही कर्मों से जिनको क्लेश इस प्रकार के हो रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए ये मृत्यु देने वाला इस प्रकार का होता। अब मैं जब आयुर्योग की बात कर रहा हूँ वहाँ वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्ति 5 प्रकार के हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार। तो ये एक तरीके से क्लिष्ट वृत्ति इस प्रकार की है। स्वेन कर्मणा, अपने ही कर्मों के द्वारा जिनको क्लेश इस प्रकार के हो रहे हैं
और तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासा, ये आगे सूत्र आता है कि उनके प्रतिषेध के लिए एकतत्व का अभ्यास इस प्रकार का करना है। तो आयुर्वेद और योग को साथ में लाने के लिए इस प्रकार के कुछ सूत्र, जहाँ पे क्लेश ये कॉमन फैक्टर है, योग में भी है और आयुर्वेद में है। यह भी मेरे ध्यान में आया कि इस प्रकार का क्लेश ये कारण है। तो अक्लिष्ट वृत्ति होती है तो ठीक है, उसका भी त्याग करना है, लेकिन क्लिष्ट वृत्ति का तो पहले त्याग करना है, इस प्रकार से बताते हैं। और फिर ये क्षय निर्माण करने वाला मोह रूप इस प्रकार का है, पाप का कारण इस प्रकार का, या पाप के जरिए उत्पन्न होने वाला मृत्यु देने वाला, साक्षात मृत्यु या यमात्मक यम सदृश इस प्रकार का ज्वर है। तो फेटल होता है। अभी बीच में क्या हुआ कि जैसे ही एलोपैथी में बुधो आलाय बर का एक वर्ष ठेवले नाही, दुसरं यायचं असेल पण हे आलंय, एक आलंय, नाही माहित नव्हतं आलं, मगाशी नव्हतं. तो शुरू में जब ज्वर से लोग मरते थे, और फिर एक स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रकार की है। अभी एक आधुनिक विज्ञान ने आर्टिफिशियली लाइफ को एक्सटेंड किया है। 10-12 साल हो गए, मैंने आज तक अभी अपने ज्वर के लिए पैरासिटामोल या कोई एलोपैथी दवा नहीं लिया, और मेरा ज्वर भी एलोपैथी की तरह 2-4 घंटे में कम हो जाता है और दूसरे दिन ठीक हो जाता है। मेरे रोगियों पर भी मेरा यही अनुभव है, जो ज्वर होने पर पहले आयुर्वेद चिकित्सा लेने आते हैं, अधिकतर 3 दिन में ज्वर पूरा ठीक हो जाता है। मैं एक अजीब बात बताता हूँ। मोयल एले करके एक बुजुर्ग वैद्य पुणे में हुए, जामनगर के कुलगुरु इस प्रकार के रहे, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो वो नांदेड़ में जब थे डीन, तो सामने आए वासा बहुत मात्रा में था अडुळसा। तो उनके मन में आया कि कुछ रिसर्च करें अडुळसा के ऊपर, वासा के ऊपर। तो क्या करें, तो थोड़ा आसान होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि पित्त रसात्मक है तो ज्वर में दे सकते हैं, पित्त रस वैसे भी ज्वर में दवा है इस प्रकार से। तो दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया कि वासा के पत्तों को उबालना, उसका काढ़ा बनाना, और जो भी ज्वर के मरीज आते थे उनको वहीं पे काढ़ा पिलाते थे और हर रोज आने के लिए कहते थे। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, और एक बरस के बाद उन्होंने देखा तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में 90% पेशेंट ठीक हो गए थे। 5% लोगों को कुछ ज्यादा 7 दिन तक वगैरह देना पड़ा, और 5% लोगों को कुछ अलग दवा देनी पड़ी, इससे शांत नहीं हुआ, वासा से शांत नहीं हुआ इस प्रकार से। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ा इसके बारे में कि वासा एक अद्भुत दवा है ज्वर की इस प्रकार से। तो वैद्य ही थे उसमें, फिर भी उन्होंने कहा कि देखो ये बायस स्टडी हो सकता है। कि हम कुछ दवा ले रहे हैं, इससे रोगी को ठीक लगता है, तो अब डबल ब्लाइंड ट्रायल करो, कंट्रोल मेथड। तो उन्होंने आह्वान को स्वीकारा, और फिर डबल ब्लाइंड मेथड से एक ग्रुप को ये वासा का काढ़ा, और दूसरे ग्रुप को केवल हरे रंग का पानी ऐसा देना आरंभ किया। एक बरस बीत गया। रिजल्ट देखे तो उसी प्रकार के, और जिन रोगियों ने एक बार ज्वर के लिए आयुर्वेद ली है वो अभी तक फिर से दोबारा एलोपैथी लेने लिए नहीं आए।
ये अच्छी बात है, लेकिन सभी मरीज इतने आसान नहीं होते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर का बताइए, वासा बहुत कड़वा होता है, हाई ग्रेड में नहीं लेते काढ़ा, वासा का शहद मिलाकर भी। ऐसा तो नहीं है, लेने वाले लोग लेते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। और हाई ग्रेड फीवर हो, लो ग्रेड फीवर हो, उन्होंने तो सभी लोगों को यही दिया था, बाकी कुछ दिया ही नहीं था। तो जब ये डबल ब्लाइंड मेथड हुआ, तो पता चला कि उसके भी रिजल्ट्स, प्लासिबो के रिजल्ट्स ऐसे ही है। 90% लोग 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। 5% लोगों को 7 दिन तक दवा देनी पड़ती है, और 5% लोगों को कुछ अलग दवा देनी पड़ती है। तो फिर उनको फिर से कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ना था कि क्या हुआ मेरे रिसर्च का इस प्रकार से। तो वो बड़े चिंतित रहे कि मैंने 1 बरस पूर्व ये बताया कि वासा बहुत अद्भुत दवा है ज्वर की, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि वैसे कुछ नहीं है, प्लासिबो से भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दवा का महत्व कहाँ रह गया इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने आयुर्वेद सूत्रों के बारे में फिर से विचार विमर्श करना शुरू किया। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस तिक्तको रसः। तो ये 6 इस प्रकार के ज्वर की चिकित्सा है। तो लंघन ये होता ही था, क्योंकि समाज में प्रचलन वही प्रकार का था कि बुखार है तो रेगुलर डाइट नहीं लेना है, केवल लिक्विड डाइट, हल्का ही खाना खाना है इस प्रकार से। ये कंबल ओढ़कर सोते थे क्योंकि ठंड बचती थी। तो स्वेदन, अनग्नि स्वेद जो होता है, गुरु प्रावरण, तो होता ही था। काल 3 दिन का तो कम से कम लग ही रहा था ज्यादातर इस प्रकार से। और फिर यवागु वगैरह ये दे रहे थे, क्योंकि ये प्रचलन में है कि पेया लेनी है, यवागु लेनी है इस प्रकार से। और तिक्त का रस साथ में ऐड था वासा का। और एक ग्रुप में प्लासिबो था इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, फिर उन्होंने जो पेपर प्रेजेंट किया वहां पे कि मेरी ये भूल थी कि मैं केवल वासा का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये सच नहीं है, ये लंघनम स्वेदनम कालहा यवागवाहा ये सब भी चल रहा था उसके साथ में। और जो भी रिजल्ट है, इन सभी के रिजल्ट है, केवल वासा के रिजल्ट नहीं थे। और प्लासिबो में भी ये सब आ रहा था, तो उनके जरिए रिजल्ट्स मिल रहे थे, और कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं थी। अब प्लासिबो रिजल्ट्स के बारे में बड़े ताने दिए जाते हैं इस प्रकार। मैंने शेंडे सर की एक बात कही थी कि कोई एक एलोपैथी में कुछ नहीं होने वाला इस प्रकार का मरीज उनके यहाँ ठीक हो गया आयुर्वेद से। तो उनके पास एक एमबीबीएस डॉक्टर आया था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उसको उसने ऐसे ही बताया कि ऐसे इस प्रकार केस किया और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। तो उस डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है कि आप दवा ले रहे हैं, इसी कारण एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि मैं दवा ले रहा हूँ इस प्रकार। और उसके जरिए रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उसमें औषध का रोल नहीं रहता कुछ इस प्रकार। तो उनका कहना था ये आयुर्वेद से हुआ है, औषध से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लासिबो इफेक्ट हुआ होगा इस प्रकार। तो शेंडे तो प्रत्युत्पन्न मति वाले थे। तो उन्होंने कहा देखो, प्लासिबो का इफेक्ट होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको मालूम है क्या, बीजे मेडिकल कॉलेज में जहाँ आपने आपने शिक्षा पाई है, एक प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग, उसने पूछा। तो बोले ज्वर के रोगी ले लिए, 3 ग्रुप में विभाजित किया गया। उस समय टेरामाइसिन ये दवा थी ज्वर की। तो एक ग्रुप को टेरामाइसिन दिया गया इंजेक्शन के रूप में, दूसरे उसको सिर्फ डिस्टिल वाटर दिया गया, और तीसरे ग्रुप में केवल सुई जो है अंदर डाले और बाहर निकाले, कुछ भी
अंदर कुछ डाला ही नहीं इस प्रकार से। तीनों के रिजल्ट समान, तीनों को उतना ही अच्छा होता है, वो अच्छे ठीक हो जाते हैं इस प्रकार से। तो बोले देखो अभी ये तुम्हारा ही रिसर्च है, तुम्हारे ही कॉलेज में किया हुआ है, इंजेक्शन रूट की श्रद्धा, इसके आधार पर ये किया गया था। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें इंजेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सुई अंदर डालो और बाहर निकालो, पानी भी डिस्टिल वाटर भी क्यों वेस्ट करना है, कोई करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। 1 महीना 2 महीने करो तुम्हारे सभी मरीजों में, और फिर मेरे पास आओ कि तुम्हारे रिजल्ट क्या है बताने के लिए। वो समझ गया जो समझना चाहिए था इस प्रकार से। वास्तव में इंजेक्शन रूट पर श्रद्धा क्यों निर्माण हुई, तो पेनिसिलिन के जरिए निर्माण। पेनिसिलिन was administered through इंजेक्शन रूट। उससे तुरंत बुखार उतरने लगे, इन्फेक्शंस कम होने लगे इस प्रकार से। तो लोगों ने समझ लिया कि ये नया तरीका है इंजेक्शन इस प्रकार का। और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और ये गलत सहमी एलोपैथी के डॉक्टर ने, बीएमएस डॉक्टर जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार से उसको बढ़ने दिया, क्योंकि वो फायदे में थी। अगर गोली काम करने के लिए 20 मिनट लेती है और इंजेक्शन काम करने के लिए 10 मिनट लेता है, तो 10 मिनट के लिए हम इतना पैसा, ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें। लेकिन समाज की मानसिकता है कि हमें तुरंत आराम चाहिए, वैसे इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी इंजेक्शन रूट पर श्रद्धा बन गई, और बीजे मेडिकल का प्रयोग उसी श्रद्धा का एक द्योतक इस प्रकार का है कि ये तुरंत असर करता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ये है कि प्लासिबो इफेक्ट होता है, लेकिन उसका मूल कारण कुछ साइंटिफिक स्टडी होता है। यहाँ रिजल्ट मिले वो पेनिसिलिन से मिले हैं, बताया गया कि वो इंजेक्शन रूट के जरिए मिल गए हैं इस प्रकार से। और फिर ये गलत सहमी को एलोपैथी के डॉक्टर ने वैसे ही बरकरार रखने दिया कि हाँ ठीक है, इंजेक्शन रूट से ही होता है वगैरह वगैरह प्रकार। तो गेटिंग वेल अगेन एक अंग्रेजी किताब है कैंसर के बारे में। उनका कहना था कि प्लासिबो इफेक्ट से अगर रिजल्ट मिलते हैं तो हम पॉजिटिवली प्लासिबो इफेक्ट को क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जब भी कोई मरीज पूछता था फोन पे मुझे कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है बहुत, मैं क्या करूं इस प्रकार, तो उस समय में उनके मन में जो दवा आ जाती वो उनको कह देते कि हाँ ये दवा ले लो इस प्रकार। मरीज लेते भी थे और उनको अच्छा लगता भी था, तो ठीक भी होते थे। इनको तो मालूम था डॉक्टर को कि ये दवा कुछ कैंसर की दवा है ही नहीं। ये नॉर्मल एनाल्जेसिक इस प्रकार की कुछ दवा है। फिर भी प्लासिबो इफेक्ट के जरिए मुझे डॉक्टर ने कुछ दवा सुझाई है और मैं ले रहा हूँ, तो इसका प्लासिबो इफेक्ट मिलके मरीज को ठीक लगता था। मैंने भी ये बात काफी बार की है। भारत भर से मरीज है कैंसर के, तो पूछते रहते हैं इसमें क्या करें, उसमें इस प्रकार का हो रहा है। जो दवा मेरे मन में आती है उस रोग के लिए, उस लक्षण के लिए, वो बता देता हूँ। और उसको उनको फायदा भी होता है, क्योंकि यहाँ से दवा भिजवाना वगैरह तो काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचना है, प्लासिबो इफेक्ट के बारे में पॉजिटिवली सोचना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। उसमें एक दूसरा भी अनुभव बताया था। कोई एक मरीज बहुत एडवांस कैंसर का था, सभी प्रकार की केमोथेरेपी की ड्रग्स ट्राई हो चुकी थी, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ था और वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। तो एक कंपनी ने ऐलान किया कि हम नया ड्रग मार्केट में ला रहे हैं, और जो व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहते हैं ट्रायल में, वो हमें हमसे संपर्क करें। तो ये जितने सोच लिया कि वैसे ही मैं मरने ही वाला हूँ, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो ये दवा अगर काम करती है तो एक मुझे आशा का किरण मिल जाएगा। तो ट्रायल में ज्वाइन हो गए। उसको अच्छे परिणाम भी आए।
4 साढ़े 4 बरस इस प्रकार से बीत गए, वो ठीक रहा था इस प्रकार से। और फिर उस कंपनी के रिजल्ट्स पेपर में डिक्लेयर हुए। शायद संयोग से इसने वो अखबार पढ़ा और वो निगेटिव थे कि इस केमोथेरेपी ड्रग का कोई रोल नहीं है। इस प्रकार का सिद्ध हुआ था वहां। जैसे ही उस अखबार अखबार में वो न्यूज उसने पढ़ी, वो डिटेरियोरेट होने लगा और 6 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। तो प्लासिबो का इफेक्ट कितना अच्छा हो सकता है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक दवा ले रहा हूँ इसके हैसियत से ये उसको रिजल्ट मिल गए। और क्यों क्यों ना हमें इसको पॉजिटिवली सोचे इस प्रकार से कि कि हमें इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो प्लासिबो इफेक्ट का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना जरूरी इस प्रकार का है। उसको ये प्लासिबो है, ये शास्त्र के लिए कोई काम का नहीं है, इस प्रकार से नहीं सोचना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये प्लासिबो इफेक्ट है, फिर भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे किसका अच्छा उदाहरण होता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को दवाई देते हैं तो उनके मन में एक दवा है, मेरा रोग है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ वगैरह ऐसी भावनाएं कुछ भी नहीं रहती। प्लासिबो इफेक्ट होने का कोई संबंध ही नहीं है। तो जो दवा बच्चों में कारीगर हो जाती है वो निश्चित रूप से कहते हैं कि प्लासिबो का कोई संबंध नहीं। साइंटिफिक दृष्टि से निदान करके हम चिकित्सा करते हैं बच्चों में खास करके, और नन्हे मुन्ने बच्चों में। थोड़ी समझ आने पर एक बात अलग इस प्रकार की होगी, लेकिन 1 डेढ़ बरस के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो दवा देंगे उसी का परिणाम दिखेगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है कि ये दवा का इफेक्ट है या प्लासिबो इफेक्ट है। और चाहे दवा और प्लासिबो दोनों इफेक्ट है, हमें क्या लेना देना है, हमें लोगों की रोगी ठीक होने में मतलब है। एलोपैथी में ये ड्रग का इफेक्ट है, ये प्रूव करने के लिए उनको बाकी सभी भावों को बंद करना है। और फिर सिर्फ ड्रग का इफेक्ट है ये बताना है। इसके जरिए वो ड्रग को पेटेंट कर सकते हैं, फिर पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। इसलिए जो भी इफेक्ट है वो ड्रग का ही इफेक्ट है, ये सिद्ध करना जरूरी। या ठीक हूँ मैं, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये, मैंने एक आइंस्टाइन में पेपर पढ़ा था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक अप्रोच इस प्रकार का, और ये बहुत बढ़िया पेपर इस प्रकार का रहा था। तो पैरेलल सेशन चल रहे थे दूसरे एक कक्षा में। एक साइकेट्रिस्ट अपना पेपर पढ़ रहा था, मेरा पेपर खत्म होने के बाद में उसके यहाँ पे गया। तो उसका कहना था कि ड्रग का इफेक्ट होता है, ये लोग भूल गए हैं, और इसका कारण आयुर्वेद है, ऐसा उसका कहना था। कि कोई डॉक्टर ने कोई दवा दे दी, लिख के दे दी, एक एक गोली 3 बार लेनी है। तो मरीज पूछता है किस अनुपान से लेनी है। पानी से ले सकते हैं। हाँ, पानी से ले सकते हैं। पानी गर्म होना है, उबला हुआ, या ठंडा होना है। तो नहीं, ले लो, पानी से ले लो, गर्म हो ठंडा हो कुछ भी हो चलेगा। तो फिर वो पूछता है खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। तो वो बताते हैं अरे ले लो दवा, बेहतर है कि खाना खाने के बाद में ले लो इस प्रकार। इसके साथ में और कुछ परहेज रखना है क्या इस प्रकार से। तो डॉक्टर तंग आ चुका है, तो दवा ले लो बस, बाकी और मुझे पूछ मत पूछो।
इफेक्ट जो है वो दवा का है, इस प्रकार से। और ये इतने सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में ये बताते हैं ना कि खाना खाने से पहले ले लो, बाद में ले लो, इस अनुपान से ले लो, पानी गर्म लेना है, उबला हुआ पानी लेना है, उबाल कर ठंडा हुआ, इस प्रकार से कुछ भी बताते हैं इस प्रकार से। तो उसका कहने का तात्पर्य अर्थ ये था कि ये सभी बातें जिसको कोई साइंटिफिक रोल नहीं है, अक्सर दवा का होता है, और दवा कैसे भी ली जाए तो भी काम करेगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो क्यों ये झमेला उठाकर कि ऐसा करो वैसा करो, इस समय ले लो वगैरह वगैरह, तो कोई मतलब नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। अब ये सबसे बड़ी गलती है एलोपैथी की। एलोपैथी में ड्रग चॉइस जो होता है, वो इस रोग के लिए ये दवा देनी है, इस प्रकार का टाइप का कैंसर है तो ये केमोथेरेपी ड्रग देना है। या इस प्रकार का इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देना है। ये निश्चित कर लेते हैं। अब वो देना है तो बाकी परिस्थिति क्या है इसके बारे में सोचते ही नहीं है। उसका अग्नि कैसा है, उसका बल कैसा है, ऋतु कैसा है, उसका पूर्व व्याधि कुछ है क्या, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो वही केमोथेरेपी का ड्रग चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बरसात का हो, अग्नि कैसा भी हो, लेना है बस। और वो भी प्रमाण उसका जो है वो बॉडी वेट के ऊपर है, अग्नि से कोई संबंध नहीं है। तो बॉडी वेट इतना है तो इतना डोज देना है, इस प्रकार से। उसके अलग अलग रिजल्ट्स अलग अलग ऋतुओं में आएंगे, अलग अलग व्यक्तियों में आएंगे, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। और अगर देना ही है तो मुझे कहाँ पे काम करना है, कहाँ का कैंसर है, यूटेरस का कैंसर है, ओवरिस का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, तो शायद मैं बता सकता हूँ कि खाना खाने से पहले ले लो। ओरल अगर है, इंजेक्टेबल है तो कोई अलग अलग ही बात करते हैं। ओरल कैंसर है तो शायद भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद लेना है, इस प्रकार से बता सकते हैं। अगर पित्त की ज्यादा शिकायत है तो शायद घी का अनुपान दे सकते हैं, या कफ पित्त दोनों साथ में है तो शहद का अनुपान दे सकते हैं, वात का है तो घी का या गर्म पानी का अनुपान दे सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सोच है कहाँ, ये सोच तो है नहीं। और इसी के जरिए विभिन्न साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। क्योंकि दवा को जहां पे जाकर काम करना है वहां पे जाकर वो काम करती है, लेकिन उसके बावजूद अन्य क्षेत्र में भी जाकर काम करती है, बुरा काम करती है। और फिर इससे तकलीफें होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। और साइड इफेक्ट्स को कम करने का कोई भी विचार, सोच ही नहीं है एलोपैथी में, साइड इफेक्ट्स कैसे कम करेंगे। ये अगर हम दोष को समझने की कोशिश करेंगे, स्थान समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम काल अनुपान वगैरह के जरिए इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये सोच ही नहीं है। अभी एलोपैथी से लोगों को बचाना है। तो एक बात हो सकती है कि अगर एलोपैथी की दवा आपको लेनी ही है, चाहे आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे नींद नहीं आती हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जन्म जन्म तक दवा लेते रहते हैं इस प्रकार से। तो उनके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम करेंगे, इसके बारे में सोच रहा है। हृदरोग है इसलिए एस्पिरिन देना है, तो 50 मिलीग्राम देना है, 75 देना है, 100 देना है, 150 देना है, ये डॉक्टर का अपना अपना तरीका है उसका सोचने का। वास्तव में पीटी आईएनआर करवाएंगे और आईएनआर की वैल्यू क्या है ये देखेंगे, तो शायद इसके बारे में कुछ पता लग सकता है कि विस्कोसिटी रियली है या नहीं है। ये खून को पतला करने के लिए देने जा रहे हैं, लेकिन विस्कोसिटी अगर है ही नहीं, उल्टा खून ज्यादा पतला है, आईएनआर ज्यादा है, इस प्रकार से तो नहीं देना है। इसका दुष्परिणाम होगा। लेकिन एलोपैथी में ये सोच ही नहीं है अभी इसके बारे में कि किसको देना है किसको नहीं देना है, इस प्रकार से कुछ सोचा ही नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, डोज
का क्या सिलेक्शन करना है, उसके बारे में भी कोई सोच नहीं है। और उन्हीं का परीक्षण है, वो भी नहीं करते हैं पीटीआईएनआर। थ्रोम्बस है तो पीटीआईएनआर को देखा जाता है। थ्रोम्बस नहीं है तो ज्यादातर ये परीक्षण नहीं किया जाता इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दवाइयों की देने की जरूरत है या नहीं है, ये एक पहली बात है। केवल हृदरोग है इसलिए एस्पिरिन देना ही है, ये मूर्खता है। दूसरी बात, ये स्रोतोरोध दूर करने के लिए उष्णवीर्य, एस्पिरिन उष्णवीर्य है। स्रोत संकोच दूर करती है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इस प्रकार से पतला हो जाता है तो आसानी से घूमता है, क्लॉट बनने की टेंडेंसी कम होती है, वगैरह वगैरह। इसके पीछे लॉजिक है एस्पिरिन देने के पीछे। उसी प्रकार से हम भी सोच सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में। विकसा मंजिष्ठा, ये विकसा इस प्रकार के नाम से बताई गई है, जो विषद द्रव्य है, ये सभी विवायु विकासी इस प्रकार के हैं। लेकिन उसको विषद द्रव्यों को या मद्य को, अथवा को इस प्रकार से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। और फिर सोच समझकर कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, वगैरह सभी के बारे में सोच सकते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कैंसर में आयुर्वेद का रोल केवल एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स को कम करना इतना ही है। मरीज भी उसी प्रकार से आते हैं, केमोथेरेपी चल रही है लेकिन वो सूट नहीं हो रही है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी डाउन डाउन हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी दवाएं से ये अगर ठीक रहे तो मैं केमोथेरेपी अच्छी तरीके से ले पाऊंगा। तो मैं बताता हूँ, मेरा इतना कम रोल नहीं है। हम कैंसर के लिए काम करते हैं, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करना ये हमारा एक दूसरा कर्म रहेगा जो हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद कैंसर की ट्रीटमेंट करना यही है, इस प्रकार से जो मूल रूप से हम ही करते हैं, एलोपैथी नहीं करते वास्तव में। क्योंकि वो कैंसर सेल्स पर काम करते हैं, कैंसर से निर्माण न हो इसके लिए कोई काम ही नहीं है उनका इस प्रकार का। बल्कि कैंसर सेल के मारते हुए इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, बाकी नॉर्मल सेल्स भी मार देते हैं और कैंसर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि रेडियोग्राफी में आपको ट्यूमर साइज कम हो गया, मार्कर्स कम हो गए, ये दिखते हैं तो लोग समझते हैं हाँ कैंसर अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, इस प्रकार। ये बड़ी भूल है। हम ऐसा मानते हैं कि केमोथेरेपी के जरिए हम कैंसर पर काबू पा रहे हैं, कैंसर को ठीक कर रहे हैं, इस प्रकार से। ये केवल 2% में है, 98% में रिकरेंस हो जाता है। और 5 बरस के अंदर मृत्यु होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इन सभी बातों को हम भली भांति देखें। और कम से कम हमारे बीएमएस छात्र जो एलोपैथी कर रहे हैं, वो तो कम से कम ये सोचे कि मैं दवा दे ही रहा हूँ, एस्पिरिन दे ही रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं वासा दुर्वा वगैरह ऐसा कुछ दे दूंगा तो समाज का भला होगा। जैसे अभी एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटासिड देनी है, इस प्रकार से लोग मानते हैं, एलोपैथी में दे देते हैं। एंटासिड देने के बजाय अच्छा है कम काम दूंगा दे दे। तो ये भी प्रचलन में आएगा तो भी समाज का नुकसान कम होगा। अभी इस तरीके का कोई सोच है ही नहीं इस प्रकार से। अच्छी बात यही है कि हम क्या केवल आयुर्वेद करें और केवल आयुर्वेदिक दवा दे, सोच समझ कर दे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रयोगश्रमेद व्याधि म्योन्यम अन्य बुद्रेत नासो विशुद्ध। हमारे हिसाब में एक रोग को कम करते हुए दूसरे रोग को बढ़ावा देना ये शुद्ध चिकित्सा है ही नहीं, वो नहीं करनी है प्रकार। और हमारे लिए काफी ऑप्शंस है उसके लिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास काफी ऑप्शंस है।
और ये अनुपान वगैरह ऐसी चीजें है, काल है, औषध सेवन काल, तो इनके जरिए हम भली भांति काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये प्लासिबो इफेक्ट है ऐसा मत समझना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जो साइकेट्रिस्ट कह रहा था कि ये प्लासिबो इफेक्ट है, प्लासिबो नहीं, उसके पीछे शास्त्रीय कारण इस प्रकार का है। और फिर उसको हम भली भांति समझे और उस तरीके से आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो समाज में परिवर्तन आएगा। ये बात लोगों तक पहुंचानी जरूरी है कि इस प्रकार के अनुपान का, काल का विशिष्ट रोल है, ये साइंटिफिक है, ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात निदान पूर्व उद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च धारणा। इसकी प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति ही जो है वो परिग्रह से कि अपेक्षा से या जरूरत से ज्यादा संचय इस प्रकार का करना, अपरिग्रह ये योग में आता है। तर कॅन्सर पेशंटला ओन्ली मिल्क डाएट दिल्यावर जर लूज मोशन्स होत असतील तर काय डाएट द्यावा? मिल्क डाएट चालूच ठेवावं? मेरे कोर्स में ये सभी बातें हैं। अगर दोष बाहर निकल रहे हैं और अतिसार होने से उसको अच्छा लग रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अतिसार अपने आप शांत हो जाएगा। अगर थकान आ रही है दूध सूट नहीं हो रहा है तो शायद दूसरे बारे में सोचते हैं। मैं ज्यादातर शुंठी, मुस्ता सिद्ध दूध पहले देता हूँ, लागा सिद्ध देता हूँ। उससे भी बात नहीं बनी तो पेया विलेपी क्रम करता हूँ और फिर बाद में दुध पर शिफ्ट करता हूँ। लेकिन किताब में भी ये सब बातें लिखी है और मेरे कोर्स में भी ये सब बातें हैं। तो अभी मैं जब योग की दृष्टि से हमारे ग्रंथों को देखता अपरिग्रह ये योग में एक अहम मुद्दा है कि जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना। और यहाँ पे परिग्रह ये कारण है, मूल कारण। केशांचित अत्यादानात शरीर गौरव माते, विमान स्थान तीसरे अध्याय में जो बात बताई गई है कि अत्यादानात, जरूरत से ज्यादा खाना लेने से शरीर गौरव, फिर आलस्य वगैरह वगैरह, और फिर ज्वर आदि विकारों की निर्मिति हुई। अपमार्ग क्षार तो मैंने प्रयोग नहीं किया है, तुमने अगर प्रयोग किया हो तो मुझे बता देना। वैसे क्षारों में अगर प्रयोग करना है तो पलाशक क्षार बेहतर ऑप्शन है, जो रसायन में भी बताया गया है। लेकिन मेरा जो अनुभव है क्षार का, उतना अच्छा अनुभव नहीं आता है, ऐसा मेरा अनुभव है खुद का। नानल सर करते थे क्षार का प्रयोग, 6x करके करते थे और उनके अच्छे रिजल्ट मिलते थे। वो विक्रांत भी देते थे लेकिन क्षार भी देते थे, ऐसा मैंने सुना था। वी हैव डन इन वन ऑफ पैंथलेटिक्स, क्या किया है, कोर्स किया है या मिल गाइड दिया है? तो समाज में जरूरत बहुत है। बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित है, उनको कोई रास्ता नहीं है। तो वैद्य अगर आगे आते हैं, अच्छी तरीके से भली भांति कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं तो समाज को जरूर फायदा इस प्रकार का होगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अकेला कितने दिन कितने मरीजों की चिकित्सा करता रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो कोर्स चलाया, फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स, और शायद उसके भी आगे एक कोर्स चलाएंगे इन डेप्थ से नंबर 2 इस प्रकार से। क्योंकि अनुभव तो बढ़ते ही जाते हैं, विचार भी बढ़ते जाते हैं, नए नए विचार आते हैं। तो ये बात हो सकती है। तो अगर फुर्सत मिले तो मैं अगला कोर्स करूंगा इस प्रकार का। मैंने ये भी सोचा था कि वैद्यों के लिए कैंसर की एक ऑडियो सीरीज बनाए ताकि वो समझ सके अच्छे तरीके से। लेकिन फिलहाल जो गुंतवणूक आरोग्य या निवेश आरोग्य में चल रही है वो भी काफी बड़ी है इस प्रकार से। 6 months कोर्स विथ अदर
शमन औषधा, ठीक है ना। तो 6-8 महीने से कुछ नहीं होता। कैंसर निर्माण होने में 5-6 बरस लगते हैं और दुरुस्त होने भी उतने बरस लगते हैं कम से कम। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि मरीज को ठीक लग रहा है लेकिन रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि डिसीज बढ़ रहा है। तो मैं बताता हूँ कि इम्यूनिटी प्रोग्रेशन और डिसीज प्रोग्रेशन पैरेलल चलता रहता है। जब तक इम्यूनिटी उतनी नहीं बढ़ती कि वो डिसीज पर काबू पाए तब तक डिसीज बढ़ता है ऐसा दिखता है, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट अच्छा रहता है। उसी तरीके से उसको चलाते रहते हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ने का रेट कम होता है रोग का, फिर स्टेटस को आता है और फिर डिक्लाइन आ जाता है। रिग्रेशन आ जाता है, लेकिन उसको काफी समय लगता है। along with Kanchanar Gugulu, Durvaswaras Anupan Vasa Yashtimadu tablet. ओके। ठीक है, इससे रिजल्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूल चिकित्सा सूत्र कैंसर का रसायन चिकित्सा है। और इसीलिए केवल दूधते रखते हैं। तो रसायन को मत छोड़ो, बाकी कुछ दवा देनी है वो देते रहो इस प्रकार। तो प्रवृत्तिस्तु परिग्रह, परिग्रह ये मूल कारण है सभी प्रकार के बीमारियों का। निदाने पूर्व उद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च धारणा, और दूसरा कारण है रुद्रकोप, शंकर का प्रकोप, इस प्रकार से। तो ये ऐतिहासिक इस प्रकार के कारण है, ये एक परिग्रह और एक रुद्रकोप। परिग्रह सभी रोगों का कारण है, रुद्रकोप ये खास करके ज्वर का कारण इस प्रकार का है। तो आगे उसकी कथा ये आएगी। तो उसको देखना चाहिए। पेशेंट वॉज रिकवरी और रिकवरी स्टेज, third stage cancer detected, survived for 1 year. Despite allopathic, doctors said that he will die within 3-4 months. अच्छी बात है। तो इस प्रकार के रिजल्ट बहुत सारे मरीजों में मिलते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। सिर्फ देखना है कि हमारे पास अगर शुरू से मरीज आते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। और आयुर्वेद मेन स्ट्रीम मेडिसिन होना चाहिए, एलोपैथी साइड में होनी चाहिए, एक एडजुवेंट थेरेपी करके आयुर्वेद मेन ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये कब होगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन पूरा समाज एलोपैथी में भरोसा रख रहा है सभी रोगों के लिए, तो कैंसर के बारे में भी वही बात है। इसमें आयुर्वेद कुछ करता है ये मालूम ही नहीं है किसी को इस प्रकार से। वजन पथ्याहार वेयर रिस्ट्रिक्टेडली, लेकिन जो सामान्य रूप का खाना है वो नहीं खाना है, क्योंकि वो भी जहरीला है। दूध पे रखना सबसे बेहतर है। कम से कम नैसर्गिक या सेंद्रिय खाना ही देना है सभी लोगों को, और अपने को भी खाना है। मैं जो कोर्स कंडक्ट करने जा रहा हूँ, सिंपोजिया करने जा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, इस प्रकार के व्यवसाय और गुंतवणूक, इस प्रकार से निवेश, व्यवसाय और निवेश, उसका मूल आधार यही है कि हम आरोग्य में निवेश करें, ताकि हम आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त करेंगे और रोगों से बचे रहेंगे। तो इसलिए ये मैं करना चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से हम निवेश आरोग्य में करें, और वही हमारे लिए अच्छा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो परिग्रह ये मूल कारण है, और अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह इस प्रकार के अपरिग्रह यम इस प्रकार के बनाए बताए गए हैं। तो यम नियमों का पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक इस प्रकार का होगा, और ये मूल रूप से कारण है रोगों का, परिग्रह ये मूल रूप से कारण है रोगों का। तो इस बात को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में लेना है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा
व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. Yes, sir, we gave him wheatgrass grape juice, जौ रागी मूंग दाल, bottle gourd, bitter gourd, ashok ash gourd, along with A2 cow milk. Okay. मैं तो केवल दूध पे रखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देता. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.